Okay, today we are going to start with the next topic, next principle of management, that is authority and responsibility. ओके, अब क्या कह रहे हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अथॉरिटी क्या होता है? पावर टू कंप्लीट टास्क। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? आंसरेबिलिटी टुवर्ड्स the authorities who has given power to complete tasks so assigned. ओके, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, इन दोनों के बीच में एक फाइन बैलेंस नीड टू बी मेंटेन। फाइन बैलेंस नीड टू बी मेंटेन्ड। क्यों? Why? The reason is, if the authority is unbridled, मतलब किसी को कोई जवाब नहीं देना, मोदी जी की तरह छुप के बैठे हैं, देश मर रहा है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन है, ना मेडिसिन है, डॉक्टर्स तो मर रहे हैं, पेशेंट तो मर रहे हैं, विलेजेस की बुरी हालत हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं उनको। जो जवाब करता है, सवाल करता है, आगे से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उनके पीछे लगा दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक को डराया हुआ है, धमकाया हुआ है। तो ये क्या है? अनब्रिडल्ड अथॉरिटी है, अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी। और ऐसी अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी के कारण देश की आज जो हालत हुई पड़ी है। ओके, तो कहते हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, if the authority is unbridled, then we can't make people who are being given that authority. हमने किसको अथॉरिटी दी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बीजेपी सरकार को, देश को रन करने के लिए 303 सीटें दी। और क्या है कि ना आज एमएलए मिलता है, ना एमपी मिलता है, ना मेयर मिलता है, तो बताओ कहाँ जाएं? ठीक है, वी कांट मेक पीपल हु आर बीइंग गिवन अथॉरिटी आंसरेबल। ओके, तो ये आपके पास अथॉरिटी, अनब्रिडल्ड अथॉरिटी देने का नुकसान है। ओके, एंड इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी responsibility is unaccounted. ओके, मतलब आपने इतनी सारी जिम्मेवारी दे दी, मगर आपने पावर तो दी नहीं काम करने के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट की तरह, उनके पास ना ऑक्सीजन को खरीदने की अथॉरिटी है, ना वैक्सीन को खरीदने की अथॉरिटी है, क्योंकि वैक्सीन तो सारी की सारी किसने कंट्रोल कर रखी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि सिर्फ 2 कंपनीज ही वैक्सीन प्रोड्यूस करेंगी, एक भारत बायोटेक और एक सीरम इंस्टीट्यूट।
अब पूरे देश को वैक्सीन चाहिए और कंपनियां सिर्फ 2 हैं, तो क्या होगा? सेलर्स मार्केट बन गई। सेलर्स मार्केट बनी तो वो अपनी मोनोपोली करेंगे। तो अब सारी स्टेट्स चिल्ला रही हैं कि हमें पावर दी जाए, ओके, कि हम इंटरनेशनल मार्केट से खरीद सकें, या ऐसा किया जाए कि जो पेटेंट है, जो दवाई बनाने का फॉर्मूला है वैक्सीन बनाने का, वो पूरे कंट्री में जितनी भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं उनके साथ नेगोशिएशन किया जाए। उनको जो जिस कंपनी ने वैक्सीन डेवलप की थी उसको उसकी रॉयल्टी का हिसाब किताब देकर सबको वैक्सीन का फॉर्मूला दिया जाए, सो दैट वैक्सीन कैन बी प्रोड्यूस विद इन 1 मंथ एंड मार्केट में इतनी वैक्सीन अवेलेबल हो ताकि लोग आराम से अपने वैक्सीन लगवा सकें और अपने आप को बचा सकें। बिकॉज वैक्सीन हैज गिवन द रिजल्ट्स के 80% तक आपकी जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको हैंडल कर लेती है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अनअकाउंटेड दे दोगे, बट द पावर टू या अथॉरिटी टू फुलफिल that responsibility is not assigned properly, okay, then it's difficult to accomplish the task assigned, ओके। तो इसीलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक फाइन बैलेंस एस्टेब्लिश करना चाहिए, क्योंकि ये हैंड इन हैंड चलती हैं। ना अथॉरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए किसी के पास, अनब्रिडल्ड पावर नहीं होनी चाहिए किसी को मिलनी चाहिए, ना किसी के ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एस्टेब्लिश कर दो और पावर दो ही नहीं काम करने के लिए, तो उससे भी नुकसान होता है बिजनेस को। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक फाइन बैलेंस, एक सेफगार्ड एस्टेब्लिश करना चाहिए, सो दैट द टास्क विच हैज बीन असाइंड कैन बी डन इन प्रॉपर वे, और पावर को भी कोई मिस यूज ना कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा पर्पस है, बहुत बड़ा रीजन है व्हाई वी नीड टू एस्टेब्लिश ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। डिसिप्लिन मीन्स फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, एज दैट विल हेल्प in systematic accomplishment of targets being established in an organization। तो अगर आपको सिस्टमेटिकली टारगेट्स को अकम्प्लिश करना है तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो बनाए गए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। ओबीडियंस दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे ये तो आप सिस्टमेटिकली अकम्प्लिश नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। अगर जैसे आपके मिडिल लेवल मैनेजर्स ने कोई रूल रेगुलेशंस बनाए हैं
और वो सुपरवाइजर लोअर लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल, स्कूल हैज टू स्टार्ट एट 8:30, और अगर जैसे अब हम क्लास ले रहे हैं, 11-10 पे क्लास है, अगर मैं लेट हो जाता हूँ या तुम लेट हो जाते हो तो क्लास इनडिसिप्लिन हो जाएगा, एंड वी कांट हैव द लेक्चर्स इन टाइम। ओके, तो उससे प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये आपको और मेरे को दोनों को समझना जरूरी है दैट द टाइम इज प्रेशियस, वी डोंट हैव फिजिकल इंटरेक्शन विद ईच अदर। ओके, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो जितना थोड़ा टाइम मिल रहा है उसमें वी हैव टू बी वेरी systematic, we have to follow the rules and regulation, then only we can accomplish what we are aspiring for, कि जो हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, जो हमें टारगेट्स अकम्प्लिश करना है, वो हम इजीली अकम्प्लिश कर पाएंगे। अगर हम इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, हम अपने टारगेट्स को अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। सो सेम इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री और इन फैक्ट्री ऑल्सो। whatever the rule regulation has been laid down, okay, जैसे अभी लॉकडाउन के रूल रेगुलेशंस हैं, अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर इसको हम रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, लॉकडाउन में को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होने देते हैं, तो उससे क्या होगा कि इन्फेक्शन रेट कम होगा, पीपल विल स्टे एट देयर होम्स, एज a result the infection will go down, and the with the breaking of chain सारों को बेनिफिट होगा। तो ये क्या है, ये डिसिप्लिन है। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंडिविजुअल की लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इफ वी आर वर्किंग इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर, देन इट विल लीड टू स्मूथ रनिंग ऑफ द, क्या बेनिफिट होगा, स्मूथ स्मूथ एंड सिस्टमैटिक running of business will be possible, will be possible. And second is timely accomplishment of targets will be possible. ओके, तो ये आपके पास है, तो मैनेजमेंट होगा इसमें, तो ये सारा एक कॉर्डियल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा। तो ये है आपके पास दूसरा प्रिंसिपल, दैट इज तीसरा प्रिंसिपल, दैट इज डिसिप्लिन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट इज योर यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? इट सेज दैट an individual should receive orders from one superior only, as that will confusion as well as will help proper implementation of policies and so explained superior। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि हमें ऑर्डर्स एक इंडिविजुअल को, एक सबॉर्डिनेट को, एक सीनियर से ही ऑर्डर्स मिलने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक इंडिविजुअल, मान लीजिए कि यहाँ पे सुपीरियर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सुपीरियर्स हैं, ये 4 सुपीरियर्स हैं, ये एक सबॉर्डिनेट को ऑर्डर्स दे रहे हैं, ठीक है, तो ये फ्यूज हो जाएगा किसका ऑर्डर,
किसका ऑर्डर मानूं, किसका ऑर्डर नहीं मानूं, ठीक है। दूसरा, ही विल अवॉइड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, he will start making for not completion of job, okay। चौथा, he will waste resources, ओके। रिसोर्सेज को वेस्ट करेगा, प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करेगा रूल रेगुलेशन को, पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को, तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि एक सबॉर्डिनेट को ऑर्डर्स किससे मिलने चाहिए, एक सुपीरियर से मिलने चाहिए। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका एक बेनिफिट होगा, वी कैन इजीली बिल्टी, ओके। सेकंड क्या है कि subordinate his work and effectively, ओके। और बेनिफिट, ये आपके पास इसके बेनिफिट्स होंगे। और अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल होगा, कंफ्यूजन ज्यादा होगा और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगी, तो इनएफिशिएंसी इंक्लूड होगी, ओके। तो ये तो है आपके पास के यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि एक सुपीरियर को, एक सबॉर्डिनेट को एक सुपीरियर से ही ऑर्डर्स मिलने चाहिए। ज्यादा सबॉर्डिनेट सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलेंगे सबॉर्डिनेट को तो वो क्या होगा, कंफ्यूज होगा, वो वेस्ट करेगा रिसोर्सेज और काम कंप्लीट नहीं करेगा, रेदर एक्सक्यूजेस देगा। तो ये आपके पास प्रॉब्लम है। फिर आपके पास नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ओके। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब ये क्या कर रहा है कि सारे सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटीज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए जिससे हम अपना टारगेट अकम्प्लिश कर सकें। मतलब वन हेड वन प्लान, ओके। ऐसे नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स होंगे, ओके। एक उसके लिए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज के लिए, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज चल रही हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगी, ओके। कि जितने भी यूनिट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स a common objective through coordinated and focused efforts, okay। So it states that all the units will execute their efforts coordinated accomplishment, ओके। तो ये कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ सारे, और जब ये एक डायरेक्शन में करेंगे तो इससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा, यूनिटी होगी एक्शंस में और कोऑर्डिनेशन आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब इससे एक तो डुअल सबऑर्डिनेशन खत्म होगी आपके पास, दूसरा क्या है, सॉरी, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज इसमें खत्म होंगी, और दूसरा क्या है कि एक हेड एक प्लान के हिसाब से जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड दैट विल हेल्प इन इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ द टारगेट्स। तो यहाँ पे एक क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स विल बी अवॉइडेड, एफर्ट्स विल बी कंटेन्ड, ओके। तो ये एक बेनिफिट है इसका आपके पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। अब इसके बाद एक और हम प्रिंसिपल कर रहे हैं, दैट इज नेक्स्ट वन इज
subordination of individual interest to general interest. सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. जनरल इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट होता है? कंपनी का इंटरेस्ट. इसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट. और इसे कहते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट. तो वो क्या कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल जो काम कर रहा है उसका इंटरेस्ट कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से बड़ा नहीं होना चाहिए. आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट्स के लिए काम कर रहे हो, मतलब एक कॉमन टारगेट के लिए काम कर रहे हो, you can easily accomplish the targets of the organization. तो उससे क्या है, आपके जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं, जैसे आपको जॉब सेफ्टी चाहिए या प्रॉपर सैलरीज चाहिए या प्रॉपर वर्किंग कंडीशन चाहिए या सोशल रिकॉग्निजेशन चाहिए, जो भी आपके इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं, आपकी जॉब इनरिचमेंट होनी चाहिए या आपकी प्रमोशन होनी चाहिए, तो ये सारे जितने भी आपके इंटरेस्ट हैं तभी अकम्प्लिश होंगे जब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अकम्प्लिश होगा. अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म कर रही है, तो जो आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स हैं वो साथ ही अकम्प्लिश हो जाएंगे. बट अगर आप इनको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पैरामाउंट करते हो, मतलब आप उनको ज्यादा वैल्यू करते हो एज कंपेयर टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, तो उससे क्या है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट है, टारगेट्स एंड गोल्स हैं, वो अकम्प्लिश नहीं हो पाएंगे एंड दैट विल कॉज द प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो इसलिए हमेशा आपका जनरल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट हमेशा आपका बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट. उससे क्या है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स पहुंचाओगे, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अकम्प्लिश करवाओगे, तो आपके जो इंडिविजुअल एम्स हैं, टारगेट्स हैं, वो भी अकम्प्लिश हो जाएंगे साथ ही साथ. दैट्स व्हाई इट इज सेड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट्स. ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम remuneration of employees. ओके, इसे हम फेयर रेमुनरेशन भी कह सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? हाँ सातवत, क्यों लाइंस मार्क की जा रही हैं? ओके, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज है आपके पास. ओके, इसे हम क्या कहते हैं? फेयर रेमुनरेशन भी कह सकते हैं. ओके, फेयर रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी कह सकते हैं. तो फेयर रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब ये है कि जो भी एम्प्लॉइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको सैलरीज जस्ट एंड फेयर होनी चाहिए, so that they can easily survive, they can have their proper standard of living. Okay, और within the paying capacities of the company होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एम्प्लॉय को आप ज्यादा सैलरी दे रहे हो, किसी एम्प्लॉय को सेम जॉब के लिए कम सैलरी दे रहे हो. फेयर रेमुनरेशन होना चाहिए, उसको प्रॉपर डीए टीए अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड करने चाहिए जो मार्केट में आप अवेलेबल हो पा रहा है. ओके, जो आपकी सैलरीज प्रोवाइड की जा सकती हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपनसेशन फेयर नहीं होगा तो एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड होंगे
and then they will try to find out job in some other organization or some other place, and they will always remain dissatisfied with the organization. तो डिससेटिस्फेक्शन को रिड्यूस करना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए हमें एक प्रॉपर सैलरी स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज को ये लगे कि दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग केयर well of their needs, their requirements, and they are giving due importance to their qualification, their skills, their knowledge, and they are being assigned the proper salaries and remuneration for the work they have been assigned. तो उससे वो satisfied रहेंगे, they will contribute more towards the organizational growth and accomplishment rather than just trying to find out jobs in some other organization. तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट्स व्हाट द रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज कंसर्न विद। ओके, तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे। कोई डाउट्स हैं तो पूछ लो, एनी डाउट्स यू कैन आस्क। Excuse me, sir. हाँ जी। So, what is the meaning of labor turnover? लेबर टर्नओवर का मतलब है कि कितनी जल्दी एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, या एब्सेंटिज्म कितना ज्यादा होता है। Okay. एनी अदर डाउट? हाँ जी, किसी और को डाउट है? No one else is having doubts? हाँ जी, किसी को डाउट नहीं है? अभिषेक, दीपेश, गौरव, टिया, वंश तो पता नहीं सो ही गया होगा, No, युवराज। sir. चलो फिर, कोई नो सर। डाउट्स होंगे तो फिर पूछना। ओके, थैंक्स, क्लास ओवर कर रहा हूँ। सर ऐसे तो ना बोलो, सो गया। जाग रहा है वंश? सर गया वंश तो। गया वंश? चलो, इशिका आहूजा कौन है ये? सॉरी, चलो, ओके, लेट्स end up this.